नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करेंगे खबरों की शुरुआत वॉरजोन से। खबर, रूस के बेल्गोरोड में जबरदस्त हमला। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने हमला किया। यूक्रेनी फोर्स ने 70 ड्रोन फायर किए। हमले में रूसी सैन्य ठिकानों में आग। तो कई रूसी सैन्य ठिकानों पर हुआ हमला, जिससे इन सैन्य ठिकानों में आग लग गई और रूस के कई शहरों में यूक्रेन के हमले के बाद आग की लपटें उठ रही हैं। तो वहीं क्रेमलिन में पुतिन के गुस्से की आग भड़क उठी है। पुतिन यूक्रेन को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि उसके तमाम मददगार देश भी कांप उठे। पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। यह हमला डर्टी बम का हो सकता है। पुतिन के गुस्से की वजह रूसी जमीन पर लगातार यूक्रेन से ड्रोन हमले। 13 जनवरी को यूक्रेन ने रूस के अंदर 1200 किलोमीटर दूर तक हमला किया। 200 ड्रोन हमलों की वजह से रूस के कई शहरों में दहशत फैल गई। स्कूल, बाजार, एयरपोर्ट सब बंद हो गए। माना जा रहा है कि अब बारी रूस की है और 14 जनवरी की रात यूक्रेन के लिए तबाही ला सकती। ये 200 ड्रोन हमले के तूफान का अंजाम है। सिर्फ 6 घंटे में ऐसा ताबड़तोड़ हमला हुआ कि रूस के 10 शहर धमाकों से दहल उठे। S-400 जैसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया और कुछ ही देर में रूस के तेल डिपो से लेकर अस्पताल और केमिकल प्लांट से आग की लपटें उठने लगी। एंगल्स में तेल डिपो पर एक बार फिर हमला किया गया। यहां 5 दिनों से आग लगी है। कजान में गैस भंडार पर ड्रोन गिरा और फिर भयंकर आग लग गई। रूस के तुला में सेना के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया और इमारत में आग लग गई। ब्रियांस्क में हाइमर्स के रॉकेट से हमला हुआ और धमाके के बाद आग लग गई। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से रूस में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दहशत ऐसी है कि स्कूल, बाजार सब बंद कर दिए गए। एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी गई। लॉन्ग रेंज वेपन से रूस में हमले की इजाजत मिलने के बाद यह यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने एंगल्स, कजान केमिकल प्लांट, तुला, वोरोनिश, ब्रियांस्क, यारोस्लावल, बोरियातिया जैसे शहरों को टारगेट किया। यूक्रेन के रूस में कहर बरपाने निकले कुछ ड्रोन एंगल्स के दिशा में गए। यहां 5 दिनों से धधक रहे तेल डिपो पर फिर ड्रोन हमला हुआ, जिसकी वजह से आग और भड़क उठी।
शक है कि यूक्रेन के कई ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए, वरना एंगल स्पेस पर भी धमाकों से तबाही मचती। यूक्रेन ने कज़ान को फिर निशाना बनाया है। यहां एक गैस स्टोरेज बेस को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ज्वालामुखी जैसा विस्फोट हुआ। कुछ दिनों पहले कज़ान में ही यूक्रेनी ड्रोन एक ऊंची इमारत से टकराया था। अब कज़ान में एक गैस गोदाम को टारगेट किया गया है। रूस के तुला के आसमान में भी यूक्रेन के कई ड्रोन दाखिल हुए और फिर धमाकों की गूंज के बीच इस इमारत में आग लग गई। यह रूसी सेना का अस्पताल है। इसके छत पर ड्रोन गिरने की वजह से आग लग गई। 9 घंटे तक इस आग को बुझाने में कामयाबी नहीं मिली थी। ड्रोन हमले की वजह से रूस के यारोस्लावल इलाके की इमारत में भी आग लग गई। 2 मंजिला इमारत लकड़ी से बनाई गई थी, इसलिए आग बहुत तेजी से फैली और कुछ ही देर में पूरी इमारत जलने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस को पिछले 24 घंटे में कई बड़े हमलों का सामना करना पड़ा है, जिससे रूस को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के तुला में यूक्रेन ने कई प्रहार किए। लोगों के मुताबिक शहर में 10 धमाकों की गूंज सुनाई दी। धमाके की वजह से सेना के अस्पताल समेत कई जगहों पर आग लग गई। रूस की फिक्र इसलिए बढ़ गई क्योंकि यूक्रेन अब सीमा से रूस के भीतर काफी दूर तक प्रहार कर रहा है। यूक्रेनी बॉर्डर से तुला की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। कज़ान की दूरी यूक्रेन सीमा से 1200 किलोमीटर, लेकिन फिर भी यहां यूक्रेनी ड्रोन पहुंच रहे हैं। ये रूस के लिए नई चेतावनी है। वोरोनिश में भी ड्रोन हमला हुआ और शहर यूक्रेनी सीमा से करीब 770 किलोमीटर दूर है। रूस को शक है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के ड्रोन की सप्लाई की गई है। ड्रोन से हमलों के अलावा वॉर जोन में भी रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेनी सेना ने कई जगहों पर बड़े हमले किए, जिसकी वजह से सिर्फ 24 घंटे में रूस के 1510 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से रूस के 2530 सैनिक जख्मी हो गए। इन हमलों ने नेटो और रूस के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। क्योंकि रूस में अब यूक्रेनी सीमा से 1200 किलोमीटर दूर तक हमले हो रहे हैं। इन हमलों के लिए नेटो देशों के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए अटैक एमिस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ब्रियांस्क पर हाइमर्स से हमला हुआ। ये दोनों अमेरिका के हथियार हैं। नेपच्यून मिसाइल से भी रूस पर हमला किया गया। जर्मनी के गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। ये ब्रियांस्क की तस्वीरें हैं। यूक्रेनी सीमा से 128 किलोमीटर दूरी पर ब्रियांस्क के सेलेत्सो में हाइमर्स से हमला किया गया। यूक्रेन के टारगेट पर सेलेत्सो का केमिकल प्लांट था। रिपोर्ट के मुताबिक अटैक एमिस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया गया। केमिकल प्लांट में विस्फोटक तैयार होते थे। खराब हथियार से नए हथियार बनाए जाते थे। प्लांट के बड़े हिस्से में आग का दावा किया जा रहा है। रूस में लगातार हमलों के बाद लोगों में दहशत है, तो वहीं क्रेमलिन में बैठकों का दौर चल रहा है। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के कुछ जनरल्स को पुतिन ने यूक्रेन में महाविनाश लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आशंका है यूक्रेन में कंट्रोल्ड एटमी हमला हो सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट किया जा सकता है। यूक्रेन पर 200 से अधिक प्रहार हो सकते हैं।
अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कई एयरबेस पर हमले की तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कैस्पियन सागर के ऊपर से यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। यूक्रेन में एयर डिफेंस की कमी इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। फिलहाल रूस में अलर्ट के बाद यूक्रेन में भी अलर्ट है। अब देखना है कि एंगल्स और इन तमाम धमाकों का बदला रूस कैसे लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के सारातोव में बड़ा हमला, यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। हमले में 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। और ज़ेलेंस्की भले रूसी जमीन को दहला रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कुर्स्क में कामयाबी नहीं मिल रही है। उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। इधर ट्रंप की शपथ का दिन करीब आ रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन नाटो के हथियारों से कुर्स्क पर हमला कर रहा है। हालांकि इससे बेपरवाह पुतिन ने किम जोंग के साथ मिलकर कुर्स्क को खाली करवाने का प्लान तैयार किया है। क्या है पुतिन का यह प्लान? क्या 20 जनवरी से पहले कुर्स्क यूक्रेन सेना से मुक्त हो पाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप की शपथ से पहले कुर्स्क यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बन चुका है। कुर्स्क की स्थिति ही 20 जनवरी के बाद यूक्रेन युद्ध की दिशा तय करेगी। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां यूक्रेन कुर्स्क में नेटो के हथियारों से हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरियाई सैनिकों के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने कुर्स्क पर कई बड़े हमले किए हैं। यह कुर्स्क का वीडियो है जहां यूक्रेन ने आस्म 250 हैमर बम से हमला किया। यूक्रेन सेना ने रूसी सेना के ठिकाने पर बम दागकर उसे तबाह कर दिया। प्लेखोवो में भी यूक्रेन ने रूसी सैन्य अड्डों पर बड़े हमले किए। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यहां अटैक मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन आसमान से बमबारी करके भले ही कुर्स्क को दहला रहा हो, लेकिन जमीन पर कुर्स्क की जंग 360 डिग्री घूमती नजर आ रही है। कुर्स्क में यूक्रेन बीते एक हफ्ते से किसी नए इलाके पर कब्जा नहीं कर सका है। एक हफ्ते में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क में मारे गए हैं। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के प्लान को बंद कर दिया गया है। कुर्स्क के 450 किलोमीटर इलाके पर इस वक्त यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन की कोशिश सिर्फ इस इलाके पर कब्जा बनाए रखने की है। यूक्रेन अब ट्रंप की शपथ से पहले 1 इंच भी जमीन खोना नहीं चाहता। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हो रहा डबल अटैक उन्हें बैकफुट पर धकेल रहा है। एक तरफ रूसी सेना आसमान से यूक्रेनी सैनिकों को दहला रही है, तो वहीं ग्राउंड पर कोरियाई सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। कुर्स्क में कई मोर्चों पर उत्तर कोरियाई सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। कोरियाई सैनिकों की बड़ी संख्या के सामने यूक्रेनी सैनिक टिक नहीं पा रहे। इधर रूसी वायुसेना ने भी कुर्स्क में बड़े हवाई हमले शुरू कर दिए हैं।
रूस कुर्स्क में यूएमपी के बमों का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस इन बमों की बारिश कर यूक्रेनी सेना में तबाही मचा रहा है। रूस एफपीवी ड्रोन के जरिए यूक्रेनी टैंक को नष्ट कर रहा है। कुर्स्क के दक्षिणी हिस्से में रूस ने 3 टैंकों को तबाह कर दिया। दरअसल पुतिन ने 20 जनवरी से पहले कुर्स्क को यूक्रेनी सेना मुक्त करने का प्लान तैयार किया है। पुतिन का यह प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो एक हफ्ते पहले ज़ेलेंस्की सेना ने मलाया, लुकन्या और बर्दिन पर कब्जा कर लिया। यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की तरफ कूच करने की तैयारी थी, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते यूक्रेनी जवान यहां फंस गए। अब रूसी सैनिक ड्रोन के जरिए उन पर हमला कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेनी सैनिकों ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे का प्लान त्याग दिया। इधर पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से खदेड़ना फाइनल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और पुतिन सीधा सुल्जा के पर कब्जे की तैयारी में है। यहां यूक्रेन आर्मी ने अपना बेस बनाया हुआ है। रूसी सैनिक उत्तर में मौजूद ल्यूबिमोवका और दक्षिण में मौजूद मखौका से सुल्जा की तरफ कूच करने वाले हैं। यहां से उनकी कोशिश उस सड़क पर कब्जे की है जो सुल्जा से होते हुए बाकी इलाकों तक जाती है, ताकि कुर्स्क में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों की बची हुई रसद और हथियारों की सप्लाई काट दी जाए। यही वजह है कि रूस ने सुल्जा पर भी बमबारी शुरू कर दी है। उसकी कोशिश यहां मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह करने की है। रूस ने सुल्जा के नर्सिंग होम के आसपास एयर स्ट्राइक की। रूस ने यहां 4 अलग अलग जगहों पर बमबारी की। दावा है कि यह बमबारी यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट कर की गई। पुतिन के इस प्लान से ज़ेलेंस्की भी वाकिफ है। वो जानते हैं कि इस प्लान को फेल करने के लिए कुर्स्क की जंग में कोरियाई सैनिकों का पलायन जरूरी है। यही वजह है कि वो अपनी कैद में मौजूद कोरियाई सैनिकों के जरिए किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति पर दबाव बनाने की कोशिश में है। यूक्रेन ने पकड़े गए कोरियाई सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें ट्रेनिंग के बहाने रूस लाया गया था। अब ज़ेलेंस्की किम के सैनिकों को आजाद करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने किम के सामने 2 शर्तें रखी हैं। नंबर 1, उन्हें कुर्स्क में बंदी यूक्रेनी सैनिकों को आजाद कराने में मदद करनी होगी। नंबर 2, उत्तर कोरियाई सैनिकों को कुर्स्क से वापस बुलाना होगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किम ज़ेलेंस्की से किसी भी तरह के सौदे के लिए तैयार नहीं है। वो जल्द कुर्स्क में नए हथियार और सैनिकों की नई टुकड़ी भेजने वाले हैं। इधर रूस और उत्तर कोरिया की तरफ से अपने सैनिकों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। किम जोंग ने अपने सैनिकों को पकड़े जाने पर खुद को गोली मारने का आदेश दिया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भी कोरियाई सैनिकों के पकड़े जाने पर उन्हें गोली मारने का फरमान जारी किया है। कुर्स्क में रूस यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेलने की तैयारी में है, तो पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क शहर को यूक्रेन ने 2 तरफ से घेर लिया है। दक्षिण में रूसी सेना पोक्रोवस्क से 3 किलोमीटर दूर है। वहीं पूर्वी दिशा में पोक्रोवस्क से 1.5 किलोमीटर दूर रूसी सेना शेवचेंको में डेरा डाले बैठी है। इन दोनों दिशाओं से रूस पोक्रोवस्क में घुसने की तैयारी में है, जिसके बाद पोक्रोवस्क की कोयला खदान को बंद कर दिया गया है। पोक्रोवस्क के कुछ दूर यांतारने पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। साफ है, ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन किसी भी हाल में कुर्स्क को खाली करवाना और डोनेट्स्क क्षेत्र पर संपूर्ण कब्जा चाहते हैं, ताकि बातचीत के टेबल पर उन्हें रत्ती भर भी झुकना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और ट्रंप की सत्ता वापसी से पहले ही ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ने लगा है और इसके लिए पुतिन ने ईरान को सहयोग देने का ऐलान कर दिया है। ईरान को रूसी शक्ति संचार होते ही प्रॉक्सी के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। ईरान के कट्टर दुश्मन इजरायल पर प्रॉक्सी ने मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही ईरान ने जंग भड़कने की आशंका देखते हुए ड्रोन प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है। सवाल यह है कि ट्रंप की वापसी के साथ ही क्या ईरान के खिलाफ इजरायल बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है या फिर ईरान बहुत जल्द परमाणु शक्ति बनने का ऐलान करने वाला है। तेरह जनवरी की शाम को क्रेमलिन ने ऐलान किया कि रूस ईरान के बीच बहुत जल्द एक सामरिक समझौता होने जा रहा है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी रूस का समर्थन मिलेगा। और इस ऐलान के साथ ही यमन से हूती ने इजरायल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। हूती ने इजरायल के सुरक्षा मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल की इजरायली सीमा में प्रवेश करते ही सेंट्रल इजरायल में सायरन गूंजने लगे। हालांकि इजरायल ने दावा किया है कि हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ईरान और रूस के सामरिक समझौते की खबर आते ही अरब में एक बार फिर प्रॉक्सी संगठन शक्ति प्रदर्शन में जुट गए हैं। दरअसल 13 जनवरी को क्रेमलिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान मॉस्को दौरे पर आने वाले हैं और ये दौरा बहुत अहम होगा। 17 जनवरी को रूस ईरान के बीच समग्र सामरिक सहयोग समझौता होगा। इसमें हथियारों के लेन देन से जुड़े समझौते होंगे। ईरान रूस से सुखोई 34 विमान खरीद का सौदा कर सकता है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम में रूस मदद देने का समझौता कर सकता है। माना जा रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतिम चरण में है। रूस की मदद से ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना सकता है। रूस ईरान का यह समझौता ट्रंप के शपथ ग्रहण से 3 दिन पहले होने जा रहा है। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही इजरायल ऑपरेशन तेहरान शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमले हो सकते हैं। जनवरी को ही ट्रंप के यूक्रेन युद्ध सलाहकार कीथ केलॉग ने इसके संकेत भी दिए हैं। केलॉग ने पेरिस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरान पर दबाव बनाया जाएगा। ये दबाव सिर्फ राजनयिक आर्थिक ही नहीं होंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर काइनेटिक टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी। ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता करने के लिए मजबूर किया जाएगा। संकेत साफ है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले भी किए जा सकते हैं। ईरान भी इस बात से आशंकित है और इसीलिए अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में उसने बड़े हथियार तैनात कर दिए हैं। नतांज सहित कई ठिकानों पर ईरान ने रूसी डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही ईरान ने बड़ी जंग की तैयारी भी शुरू कर दी। बीते हफ्ते ही ईरान ने नतांज परमाणु ठिकाने के करीब बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास किया। इसमें दुश्मन के मिसाइल हमले रोकने का अभ्यास भी किया गया। डिफेंस के साथ साथ ईरान ने अटैक की भी बड़ी तैयारी की है। ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि 13 जनवरी को ईरानी सेना को 1000 नए ड्रोन दिए गए हैं। ये कामिकाज़े हमले करने वाले और सर्विलांस ड्रोन हैं, यानी ईरान ने एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अगर ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरानी ठिकानों पर इजरायल ने हमले की कोशिश की तो ईरान स्वार्म ड्रोन अटैक के लिए तैयार है।
और इस जंग में उसे रूस का पूरा समर्थन मिल सकता है। इसलिए 17 जनवरी को ईरान रूस के बीच समग्र सामरिक सहयोग समझौता किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर गाजा में युद्ध विराम की नई उम्मीद जगी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका और अरब देशों के ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी है। अब बात सिनवार के शव पर अटकी है। दावा है कि याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार ने समझौते के बदले उनके शव की मांग की है। करीब 16 महीने बाद आखिरकार गाजा में शांति की उम्मीद जगी है। उम्मीद है कि गाजा की भूमि शायद अब इजरायली बारूद से नहीं दहलेगी। दरअसल इजरायल और अरब देशों के बीच गाजा युद्ध विराम को लेकर बात बन गई है। इजरायल ने युद्ध के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ हमास की मोहर का। कतर, मिस्र और अमेरिका ने गाजा युद्ध विराम के लिए मसौदा तैयार किया था, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मसौदे को हमास के पास भेजा गया है। अमेरिका और अरब देशों को अब हमास के जवाब का इंतजार है। माना जा रहा है कि हमास अगले 48 घंटों में युद्ध विराम समझौते पर अपना जवाब दे सकता है। लेकिन पेच याह्या सिनवार के भाई और उसके शव पर फंसा है। दरअसल हमास ने युद्ध विराम का ड्राफ्ट मोहम्मद सिनवार को सौंपा है। मोहम्मद सिनवार याह्या सिनवार का भाई है, जो हमास की सैन्य शाखा का प्रमुख भी है। माना जा रहा है कि मोहम्मद सिनवार याह्या सिनवार के शव की मांग पर अड़ा है। बिना शव के वो मसौदे पर मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि हमास मसौदे पर सहमति के बदले याह्या सिनवार के शव के डिमांड रख सकता है, जो इस वक्त इजरायल के कब्जे में है। अब अगर इजरायल इस शर्त पर मान जाता है तो गाजा में युद्ध विराम लागू हो जाएगा और बंधकों की रिहाई का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि इसके बाद भी गाजा में शांति की कोई गारंटी नहीं है, जिसकी वजह है इस ड्राफ्ट में शामिल कई चरण। ड्राफ्ट के पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजरायल के सैनिक एक निश्चित इलाके को खाली करेंगे। पहला चरण 15 दिन तक चलेगा। युद्ध विराम के 16वें दिन समझौते के अगले चरण पर बात होगी, जिसमें और बंधकों की रिहाई और आईडीएफ सैनिकों की वापसी तय की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि हर चरण युद्ध विराम टूटने का संकट लेकर आएगा, क्योंकि अगर किसी भी चरण में बात बिगड़ी तो इजरायल गाजा में एक बार फिर तबाही शुरू कर देगा। हालांकि इजरायल का यह कदम दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा कर सकता है, जिसका ट्रेलर भी अभी से दिखने लगा है। दरअसल दुनिया में इजरायल के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग उन कंपनियों के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इजरायल को मदद दे रही हैं। ये वीडियो स्कॉटलैंड का है, जहां एक अज्ञात शख्स ने पार्कर हैनिफिन के दफ्तर पर हमला कर दिया। ये हथियार बनाने वाली कंपनी लियोनार्डो के साथ काम करती है, जो इजरायल को हथियार सप्लाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये आग सब कुछ राख कर देगी। ये आग सब कुछ खाक कर देगी।
ये हाहाकारी आग अमेरिका में लगी है। सुपर पावर का रुतबा राख में मिल रहा है। अमेरिका पर कुदरत का ये वो सितम है जिसकी जद में जो आया वो राख में तब्दील हो गया। एक तरफ दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। परमाणु हमले का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के कैलिफोर्निया पर कुदरत का एटमी अटैक हो गया है, जिसने बाइडेन प्रशासन के होश उड़ाकर रख दिए हैं। 7 जनवरी को जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू पाने में अमेरिकी सरकार नाकाम नजर आ रही है। डोनेस्क में रूस का जबरदस्त हमला हुआ है। जी हां, रूसी सेना का MLRS से अटैक हमले में यूक्रेन के 2 ठिकाने ध्वस्त हो गए। विश्व विनाश का महासंग्राम आर्कटिक महासागर से छिड़ने वाला है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे से नेटो के अंदरूनी समीकरण बिगड़ने लगे हैं। यूएस की ग्रीनलैंड विस्तार मंशा को देखते हुए रूस ने भी आर्कटिक क्षेत्र में 2 नए द्वीपों पर अपना दावा ठोक दिया है, जो ग्रीनलैंड के करीब है। रूसी जनरल ने कहा है कि ग्रीनलैंड को रूस अमेरिका आधा आधा बांट ले और इसके साथ ही 2 नए द्वीपों पर रूसी बेस बनाकर नॉर्वे डेनमार्क का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। ट्रंप पुतिन के विस्तार मिशन के बीच यूरोप फंस चुका है। अब इस जंग में कौन किसकी तरफ है, यह समझना मुश्किल हो चुका है। यूक्रेन जंग में जल रहा है, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति का फोकस यूक्रेन नहीं है। ट्रंप यूक्रेन युद्ध का जल्द समाधान चाहते हैं, भले ही यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़े, क्योंकि ट्रंप की नजर सबसे अहम सामरिक क्षेत्र की जमीन पर है। अब तक यूरोप के देशों का उद्देश्य रहा है यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखना, किसी तरह ट्रंप को यूक्रेन को मदद देने पर सहमत करना। लेकिन अब यूरोप में जंग के पूरे समीकरण उलट पुलट हो चुके हैं। ना तो यूरोप के देश और ना ही अमेरिका का फोकस यूक्रेन जंग पर है। भविष्य की जंग का एपिसेंटर बनने वाला है आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच पड़ने वाला ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे के बाद सब कुछ बदलने लगा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने दावा ठोक दिया है। धन से या बल से कैसे भी ट्रंप इस आइलैंड नेशन पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। ग्रीनलैंड सामरिक रूप से अमेरिका के लिए जरूरी रहा है और भविष्य में और भी जरूरी होगा। यह ग्रीनलैंड में अमेरिका के पुराने हथियार और रडार बेस है। रूस के साथ शीत युद्ध में अमेरिका यहां बड़ा बेस बना चुका था। डेनमार्क के नियंत्रण वाले इस हिस्से पर कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने पेतोफिक में एयरबेस बनाया, जिसे थुले एयरबेस कहा जाता था। यहां न्यूक्लियर हथियार रखे और रूस की जासूसी के लिए बड़े बड़े रडार लगाए। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह बेस ग्रीनलैंड को अमेरिका ने $1 में बेच दिया और यहां से बड़ी सैन्य तैनाती हटा ली। लेकिन ट्रंप की वापसी के साथ ही एक बार फिर आर्कटिक में वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है, लेकिन इस बार इस जंग में पिस रहा है यूरोप। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे के बाद रूस ने भी आर्कटिक के नए क्षेत्रों पर दावा ठोक दिया है। सेना के पूर्व जनरल और वर्तमान सांसद आंद्रे गोरोलेव ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन ग्रीनलैंड को आधा आधा बांट लें। इसके साथ ही रूस स्पिट्सबर्गेन और स्वालबार्ड पर कब्जा कर ले। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट को इन दोनों द्वीपों पर नियंत्रण जमा लेना चाहिए।
रूस के इस अभियान से आर्कटिक में महासंग्राम शुरू हो सकता है, लेकिन इस बार संग्राम ट्रम्प शासन वाले अमेरिका से छिड़ने की आशंका कम है, बल्कि नॉर्डिक देश नॉर्वे से रूस की जंग छिड़ सकती है। आर्कटिक महासागर के आर्कटिक सर्कल के बीच पड़ने वाले ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने दावा ठोक दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप शासन में ग्रीनलैंड के साथ डील कामयाब हो सकती है। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हुआ तो आर्कटिक क्षेत्र में यूएस सेना बहुत मजबूत हो जाएगी। इसको देखते हुए रूस ने आर्कटिक के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। ये द्वीप हैं स्पिटनबर्गेन और स्वालबार्ड, जो कि ग्रीनलैंड से 700 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि हाई नॉर्थ के दोनों ही द्वीप नॉर्वे के अधिकार में आते हैं। रूस के इस दावे के बाद नॉर्वे के साथ जंग की आशंका भड़क गई है। धरती के उत्तरी ध्रुव पर आबादी वाले अंतिम द्वीप की सरकार ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हो सकता है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री गुटे बोरप इगद ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। संवाद से सहयोग विकसित किया जाए और साथ मिलकर समाधान निकाला जाए। ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए ट्रंप ने युद्ध छेड़ने तक के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने भी ग्रीनलैंड का दौरा किया है। अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन्स ने ग्रीनलैंड अधिग्रहण बिल का मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिसमें लिखा गया है इसके द्वारा कांग्रेस राष्ट्रपति को 20 जनवरी 2025 से डेनमार्क साम्राज्य के साथ ग्रीनलैंड खरीद पर चर्चा शुरू करने का अधिकार देती है। 20 जनवरी को शपथ लेते ही ट्रंप डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड अधिग्रहण पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र को ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम मानते हैं, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ घटती जा रही है। धरती के बाकी हिस्सों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से हाई नॉर्थ का आर्कटिक महासागर गर्म हो रहा है, जहां समंदर होगा और उसके आसपास के देश उस पर कब्जे के लिए जंग शुरू कर देंगे। नए शिपिंग रूट, ऑयल, गैस, खनिज और नई जगह पर वर्चस्व और नियंत्रण स्थापित करने की होड़ शुरू हो चुकी है। आर्कटिक में चीन रूस का प्रभाव घटाने के लिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद यूरोप में एक नई जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच इजरायल में हूती का बड़ा हमला। तेल अवीव में मिसाइलों से हमला किया हूती विद्रोहियों ने। 12 घंटे में हूती का तीसरा हमला। तो महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह महायुद्ध रूस और नाटो के बीच होगा। इसका कारण बनेगा यूक्रेन का वो कदम जिससे क्रेमलिन बुरी तरह से भड़क गया है। यूक्रेन अपने हार टालने के लिए जानवरों को हथियार बना रहा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन और अमेरिका ने बायो लैब में जैविक हथियार बना लिए हैं और अब इन्हीं हथियारों से रूसी सेना को जख्म दिए जा रहे हैं। यूक्रेन के इस जैविक प्रयोग से पुतिन और उनकी सेना इतनी क्रोधित है कि यूरोप की घेराबंदी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि रूसी सेना यूरोप के कई देशों पर एक साथ हमला करने की तैयारी कर रही है। जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। जिस बात की आशंका थी वो सच साबित होने जा रही है। दुनिया पर महाविनाश का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
रूस और नेटो में ऐसी जंग शुरू होने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। रूस और नेटो में जंग की वजह बनेगी वो प्रॉक्सी वॉर जो कई मोर्चों पर छिड़ गई है। यूक्रेनी सेना अब प्रॉक्सी के जरिए कई फ्रंट पर रूस को जख्म दे रही है। एक तरफ यूक्रेन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो दूसरी तरफ नेटो कई मोर्चों पर अपनी तैनाती कर रहा है। उधर पुतिन सेना यूरोप की घेराबंदी कर रही है। नेटो और रूस की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि रूस और नेटो में किसी भी वक्त महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूसी सेना का गुस्सा तब बढ़ गया जब यूक्रेन ने बायोलॉजिकल वेपन से हमले शुरू कर दिए। इस तस्वीर को देखिए। डोनेस्क फ्रंट पर एक पक्षी उड़ता हुआ आया, उसने रूस के ड्रोन को हिट किया और रूसी ड्रोन तबाह हो गया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने युद्ध में उन जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई कर तैयार किया गया है। रूसी रक्षा विशेषज्ञों और रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इन जानवरों को यूक्रेन ने बायोलैब में तैयार किया है। दरअसल यूक्रेन में अमेरिकी बायोलैब है, इसमें गुप्त रूप से बायो वेपन तैयार किए जा रहे हैं। आरोप है कि अपनी हार टालने के लिए यूक्रेन अब इन्हीं जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ जैविक हथियारों से युद्ध का दौर शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ नेटो रूस के खिलाफ तैनाती कर रहा है। बाल्टिक सागर में नेटो ने सुरक्षा बढ़ा दी है। स्वीडन ने बाल्टिक सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। नेटो सिर्फ रूस के खिलाफ तैनाती नहीं कर रहा बल्कि यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत बना रहा है। जर्मनी ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हॉवित्जर तोप की नई खेप दे दी है। इतना ही नहीं, जर्मनी ने यूक्रेन को बॉक्सर इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स देने का फैसला किया है। उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन में एयर डिफेंस और लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने के लिए फंड देने की घोषणा की है। नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन युद्ध में ही फंसा रहे और पुतिन यूरोप पर हमला न कर पाए। युद्ध खत्म नहीं होगा तो रूस यूक्रेन से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे में यूक्रेन के साथ साथ वो यूरोप पर हमला करने का जोखिम नहीं ले सकता। यूक्रेन को हथियार सप्लाई के पीछे यूरोपीय देशों का यही मकसद है। नेटो और यूरोपीय देशों की सप्लाई तेज हुई तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेन ने अब रूस को नए सिरे से जख्म देने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने ब्लैक सी से तुर्की की ओर जाने वाली गैस पाइपलाइन पर हमला किया है। यह हमला तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन पर किया गया है। यूक्रेन के हमले से गैस पाइपलाइन को कितना नुकसान पहुंचा है, अब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यूक्रेन और नेटो की गतिविधियों से भड़के रूस ने भी यूरोप में नेटो देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी नेवी ने नेटो देशों के पास समुद्र में अपनी शैडो फ्लीट तैनात कर दी है। माना जा रहा है कि रूस के ये जहाज नेटो देशों की निगरानी कर रहे हैं। जासूसी के बाद रूस की नौसेना नेटो देशों पर हमला कर सकती है। रूस ट्रंप की ताजपोशी के इंतजार में है, लेकिन ट्रंप शासन शुरू होने से पहले ही पुतिन महायुद्ध की तैयारी कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक यूरोप के खिलाफ सैन्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रूस की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। बस ट्रंप शासन की शुरुआत का इंतजार है। ट्रंप के रुख के मुताबिक रूस यूरोप पर हमले का फैसला ले सकता है। रूस के खतरनाक प्लान से नेटो दहशत में है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने सभी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है,
नेटो देश रूस से मुकाबले के लिए तैयार रहे। इसके लिए नेटो देशों को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नेटो देश रूस के सामने सरेंडर के लिए तैयार रहे। नेटो प्रमुख का यह बयान तब आया है जब यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन विजय के बाद रूसी सेना यूरोप की तरफ कूच कर सकती है। यही वजह है कि यूरोपीय और नेटो देशों में दहशत है। यूरोपीय और नेटो देशों के सामने मुश्किल यह है कि रूस के पास ऑरिशनिक जैसी कई घातक मिसाइलें हैं जिन्हें दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम गिरा नहीं सकता। ऐसे में अगर रूस ने ऑपरेशन यूरोप लॉन्च किया, अगर यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर आक्रमण हुआ तो विनाश का एक ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।